कल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था कि जिस सांबर और दिवोदास के बीच में युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। वो चला था 40 वर्षों तक। और हमने पढ़ा था कि दशराग युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था सुदास और पुरु राज्य के 10 राजाओं के बीच में। आज हम पढ़ेंगे 4 जनपदों के बारे में और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है उसमें औदुंबर। ठीक है, तो औदुंबर कौन थे? वो थे विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक है, और वो किसकी पूजा करते थे? तो वो शिव की पूजा करते थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्वामित्र के वंशज कौन थे? तो कौन थे विश्वामित्र के वंशज? औदुंबर थे। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि औदुंबर किसके वंशज थे? तो वो थे विश्वामित्र के वंशज थे। और पूछ सकते हैं कि औदुंबर किस देवता की पूजा करते थे? तो वो करते थे किसकी? शिव की पूजा करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो इनका उल्लेख हमें पानी की अष्टदिक के गणपत में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? पानी के गणपत से इनका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इनका नाम है औदुंबर वो किसके कारण पड़ा? तो वो पड़ा औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण इनका नाम औदुंबर पड़ा। ठीक है, तो आपने याद रखना है किसके कारण पड़ा? औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण। ठीक है, अब आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि औदुंबरों के सिक्कों पर किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? महादेव सा। ठीक है, महादेव सा मतलब महादेव। ठीक है, और महादेव और ये किस लिपि में लिखे हुए थे? तो वो थे हमारे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, और इनके ऊपर कौन से चित्र अंकित थे? तो वो थे त्रिशूल और बैल के। ठीक है, तो आपने याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि औदुंबरों के सिक्कों पर किसका वर्णन है? तो वो आ जाएगा महादेव सा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित हैं? तो वो आ जाएंगे त्रिशूल और बैल के। ठीक है, शिव जी महादेव है तो महादेव के कौन कौन से त्रिशूल होता है और बैल। तो याद रखना है आपने कौन से चित्र अंकित हैं, वो है त्रिशूल और बैल। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो किस लिपि में थे? तो वो आ जाएगा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और औदुंबरों ने चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, और वो क्या थे? शिव भक्त थे और भेड़ पालक थे। ठीक है, कौन थे वो? शिव भक्त थे और भेड़ पालक थे। तो भेड़ पालक थे, तो इससे क्या पता लगता है हमें कि जो औदुंबर है उनका संबंध किससे था? गद्दियों से था। ठीक है, तो किससे संबंध था औदुंबरों का? गद्दियों से संबंध था। बौद्ध विद्वान चंद्रगौमी ने 5वीं शताब्दी में इनका वर्णन किया। ठीक है, तो किसने किया इनका वर्णन? बौद्ध विद्वान चंद्रगौमी ने इनका वर्णन किया। ठीक है, तो ये तो था हमारा औदुंबरों के बारे में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिगत। ठीक है, त्रिगत क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। कौन सी सबसे पुरानी रियासत? हिमाचल प्रदेश की त्रिगत। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? नगरकोट में है इसकी राजधानी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता हमें? अष्टाध्यायी में, राजतरंगिणी में और विष्णु पुराण में। ठीक है, कहाँ मिलता है इसका उल्लेख हमें? अष्टाध्यायी में, राजतरंगिणी में और विष्णु पुराण में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने इसकी स्थापना की थी। और सुशर्मा चंद्र जो है वो भी भूमिचंद के ही वंशज थे। वो कितने वे राजा थे? वो 231वीं पीढ़ी के राजा थे। ठीक है, तो याद आपसे पूछे क्वेश्चन कि जो सुशर्मा चंद्र है वो कौन सी पीढ़ी के राजा थे? तो वो थे 231 में, या 234 में भी ऑप्शन आ सकता है क्योंकि वो भूमिचंद के वंशज थे। तो ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कौन सी पीढ़ी के राजा थे। अब आगे क्वेश्चन ये आ सकता है, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि महाभारत काल में
सुशर्मा चंद्र ने किसकी ओर से युद्ध लड़ा? तो वो किसकी ओर से लड़ा था? कौरवों की ओर से। ठीक है। सुशर्मा चंद्र ने मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। कब? जब वो कौरवों के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो सुशर्मा चंद्र कौरवों की तरफ से थे, और जो मत्स्य राजा विराट थे वो किसकी तरफ से थे? वो पांडवों की तरफ से थे। ठीक है। तो उनके बीच में युद्ध हुआ था। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिगत किसे कहते हैं ना? तो किसे कहते हैं त्रिगत? रावी, ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को हम त्रिगत कहते हैं। रावी, ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को हम त्रिगत कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो वो है हमारी त्रिगत। ठीक है। तो ये था त्रिगत के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने कि त्रिगत की राजधानी कौन सी है? नगरकोट। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अष्टाध्यायी से, राजतरंगिणी से और विष्णु पुराण से। और इसकी स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे कुल्लुत के बारे में। ठीक है। तो कुल्लुत क्या है? ये दूसरी सबसे प्राचीन रियासत है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो वो आ जाएगी हमारी कुल्लुत। ठीक है। और कुल्लुत किसके कहते हैं? ब्यास नदी के ऊपर के हिस्से को। ठीक है। उसे बोलते हैं हम। और कुल्लुत की राजधानी कौन सी है? वो है नगर। ठीक है। कौन है कुल्लुत की राजधानी? नगर। और इसका उल्लेख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है हमें रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण और मुद्रा राक्षस से। ठीक है। कहाँ से मिलता है इसका हमें उल्लेख? रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण और मुद्रा राक्षस से। अब आगे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि जो नगर है उसका विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो वो आ जाएगा पानी की कत्याद्रि गंगा से। ठीक है। कहाँ से मिलता है? पानी की कत्याद्रि गंगा से हमें नगर का वर्णन मिलता है या विवरण मिलता है। ठीक है। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजा विरास का सिक्का है वो क्या? सबसे पुराना सिक्का है। और वो कौन सी सदी का है? तो वो 100 ईसा पूर्व बोल सकते हैं हम, या हम पहली शताब्दी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो कौन है सबसे पुराना सिक्का? वो है कुल्लू के राजा विरास का सिक्का। ठीक है। और वो किस लिपि में थे? वो थे प्राकृत और खरोष्टी लिपि में। ठीक है। और इसकी स्थापना, कुल्लू की स्थापना किसने की थी? वो आते हैं राजा बहिंग मणिपाल। और वो कहाँ के थे? तो वो थे प्रयागराज के। ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी प्रयाग के राजा बिहंग मणिपाल ने की थी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये पढ़ा हमने कुल्लुत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुलिंद के बारे में। ठीक है। कुलिंद कौन थे? ठीक है। और कौन थे कुलिंद? कुलिंद है ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कुलिंद कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ हो गए? तो वो सिरमौर, शिमला, अम्बाला या सहारनपुर में कुलिंद जाति के लोग। ठीक है। तो वो कहाँ पे हैं? सिरमौर, शिमला, अम्बाला और सहारनपुर में। आगे क्वेश्चन है कि कुलिंद के चांदी के सिक्कों पर किस राजा का वर्णन है? तो वो आ जाएगा राजा अमोघभूति का वर्णन है। यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजा अमोघभूति का वर्णन किन के सिक्कों पर है? तो वो आ जाएगा कुलिंद के चांदी के सिक्कों पर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कुलिंद नाम पड़ा वो किसके कारण पड़ा? तो वो पड़ा कुलिंद पेड़ की बहुलता के कारण, या फिर बोल सकते हैं हम कि जो यहाँ पे यमुना नदी है, सिरमौर के पास से यमुना नदी होती है, उसका पौराणिक नाम है कालिंदी। तो उसके कारण इसका नाम कालिंदी के कारण इनका नाम कुलिंद भी पड़ा, ये भी बोल सकते हैं। या फिर कुलिंद पेड़ की बहुलता के कारण। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका नाम
कुलिंद कैसे पड़ा। ठीक है। और क्वेश्चन आगे है कि उनकी जो शासन प्रणाली है थी तो वो कौन सी थी, तो वो थी गणतंत्रात्मक। कौन सी थी? गणतंत्रात्मक थी उनकी शासन प्रणाली। ठीक है। तो ये आपने कुलिंदों के बारे में याद रखना है। कौन से? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कुलिंद कौन है, एक तो वो आ जाएगा कि ब्यास और सतलुज के बीच को क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम कुलिंद बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। वो है जैसे पहला है, किन 6 गणराज्यों के समूहों का महाभारत और अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है? तो वो किसका मिलता है? त्रिगर्त षष्ठ का। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पर प्रथम आक्रमणकर्ता जाति। सबसे पहले हिमाचल पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था आर्यों ने किया था। ठीक है। और त्रिगत के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो वो एक आता है नगरकोट और दूसरा आता है जालंधर। और अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासी को क्या कहते थे? तो उन्हें हम कहते थे दास, दस्यु या निषाद कहते थे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और पुरु अगला है, पुरु राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था ययाति। ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि गद्दिका जनपद संबंधित है। गद्दिका किससे संबंधित है? वो है गद्दियों से संबंधित है। ठीक है। और अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हिमाचल में कौन सी जनजाति थी? तो वो थी दस्यु। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और आगे क्वेश्चन है कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास कहाँ पे बिताया? तो वो बिताया हमारे महासू में। और वर्तमान में हिमाचल में आर्य कौन सी जाति से संबंधित है? तो वो है कुलिंद से संबंधित है आर्य। ठीक है। तो आपने याद रखना है ये भी। ठीक है।